हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्गी क्लासेस। डेट आज की 20 मार्च 2021 और देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस की इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट न्यूज़ है जिसमें हम बात करेंगे यूएसए के डिफेंस सेक्रेटरी की विजिट जो कि इंडिया में अभी चल रही है, जिसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर से बातचीत हो चुकी है और साथ में अपने काउंटर पार्ट राजनाथ सिंह जी जो कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं उनके साथ भी इनकी मीटिंग होगी। तो एक तो ये आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे। दूसरा, हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर और पाकिस्तान के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर इनकी बातचीत भी होने वाली है अब जो इस महीने के अंत में अफ़गानिस्तान की पीस प्रोसेस को लेकर के यूएसए की लीडरशिप में जो बातचीत होगी उसके साइडलाइंस में। तो एक ये पॉइंट भी हम देख लेंगे। साथ में व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी जो आई है वो हमारे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स 2011 को वायलेट करती है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये कहा है कि इम्प्लीमेंटेशन को इसीलिए रुकवाया गया है व्हाट्सएप को कह के। अभी क्या है, मई इसकी एक तरीके से फाइनल डेट रखी हुई है मई में कि व्हाट्सएप जो है अपनी प्राइवेसी पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करेगा मई में जा कर के। ठीक है, तो 3 ये आर्टिकल हो गए। और फिर नेक्स्ट जो पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं वो है कि पार्लियामेंट की एक स्टैंडिंग कमेटी ने अप्रूवल या फिर गवर्नमेंट को कहा है कि आप असेंशियल एक्ट जो है ना, 3 फार्म लॉज में से एक एक्ट है असेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट, बोला आप उसको लेटर एंड स्पिरिट में इम्प्लीमेंट करो, वो किसानों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो एक आर्टिकल हम ये वाला न्यूज़ डिस्कस करेंगे। आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो न्यूज़ हम डिस्कस करेंगे वो है कि एक सुपर बग पैथोजन जो बीमारी फैलाने वाले जो कीड़े ये जान होते हैं ना, थोड़े बहुत ये बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगीज, इनकी बात करें तो एक सुपर बग जो कि ड्रग रेजिस्टेंस है, मतलब दवाई का इस पर कोई असर नहीं है, जो कि हॉस्पिटल्स में मिलता है, वो अब अंडमान एंड निकोबार में जंगलों में भी मिली है वो बग, सुपर बग। ठीक है, तो देखेंगे वो कौन सी सुपर बग है जो कि बहुत ज़्यादा डेडली है और दवाइयाँ भी उसको सही नहीं कर पाती उससे होने वाली बीमारी को। तो उसके बारे में डिटेल इस आर्टिकल के थ्रू देखेंगे। आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो न्यूज़ है जिसमें ये बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट में अभी हमें पता है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा जो मराठा कम्युनिटी के लिए रिजर्वेशन प्रोविज़न किए गए हैं उसको चैलेंज किया गया है सुप्रीम कोर्ट में कि भाई आप जो 50% की कैपिंग है उसको कैसे ब्रीच कर सकते हो, जो कि इंदिरा साहनी केस में 1992 में फिक्स कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। तो इसमें मेन तो क्या है, रीलुक करना। 9 जजेस की बेंच थी इंदिरा साहनी केस में और उसमें ये कहा था कि 50% की कैपिंग रहेगी रिजर्वेशन में। दूसरा, एक तो इसको ध्यान में रखेगा सुप्रीम कोर्ट, जो भी वर्डिक्ट होगा उसमें वर्डिक्ट को जो भी डिलीवरी होगी उसमें। दूसरी बात रहेगी इसमें कि 102वां जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था जिसके बेसिस पे आर्टिकल 343A उसमें ये प्रोविज़न किया गया कि अगर कोई भी कम्युनिटी को सोशियो एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास के तौर पे अगर एनलिस्ट करना है, लिस्ट में डालना है, तो वो काम किया जाएगा प्रेसिडेंट के द्वारा। हाँ, ये बात ठीक है कि प्रेसिडेंट उस पर्टिकुलर स्टेट के गवर्नर से ज़रूर डिस्कस करेंगे। तो इसमें महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो मराठा कम्युनिटी को रिजर्वेशन दिया है वो तो आर्टिकल 343A के प्रोविजंस के बिल्कुल खिलाफ चला गया। तो इसको लेकर के भी बहुत सवाल उठाए जा रहे हैं। तो इसी में है, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि क्या पिछले 70 सालों में इतना डेवलपमेंट भी नहीं हुआ जो कोई कम्युनिटियाँ जिनको रिजर्वेशन दिया था या फिर जिनको बैकवर्ड बोला जा रहा था वो बैकवर्डनेस से बाहर ना निकले हों। तो ऐसा तो हम कह नहीं सकते। जबकि दूसरी तरफ महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से जो डिफेंस है वो वहाँ पर डिफेंड किया जा रहा है मुकुल रोहतगी के द्वारा। तो उन्होंने ये कहा कि इतना कुछ भी अचीव नहीं हुआ है कि हम ये कह दें कि पहले 50% बैकवर्डनेस थी इंडिया में जो कि आज 20% ही रह गई है। अभी भी बहुत सारा पिछड़ापन है, अभी भी बहुत सारे लोग अभी भी भुखमरी के शिकार हो रहे हैं। तो हमें इन पर ध्यान देने की ज़रूरत है क्योंकि इन चीज़ों को हम ऑलरेडी डिटेल में देख चुके हैं प्रीवियस वीडियोज़ में। तो फिर से रिकैप जो करना था वो हमने कर लिया, ज़्यादा कुछ डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। आगे चलते हैं। वर्ल्ड पेज पे न्यूज़ है फैली, यूएस चाइना दोनों के बीच में अभी पहली फेस टू फेस बातचीत चल रही है जब से जो बाइडेन ने प्रेसिडेंसी संभाली है। अब इसमें बातचीत क्या आ रही है कि चाइना जो है ना वो अपने आप को असर्ट कर रहा है फोर्सफुली, स्ट्रांगली, कि अब यूएसए जो है वो एक स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंसर नहीं है, अब चाइना उसकी जगह ले रहा है और ले चुका है। इसको एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। साथ में यूएसए और वेस्ट इनकी जो डोमिनेंस है वो बोले डिक्लाइन कर चुकी है। ये चीज़ कहीं ना कहीं ये मीटिंग में निकल के आ रही है। अब यहाँ पर छोटी सी एक जोग्राफिकल लोकेशन की बात भी करते हैं। एंक्रोज, ANCHORAGE, एंक्रोज, ये अलास्का में है। अलास्का जो कि यूएसए की टेरिटरी है, वहाँ पर ये मीटिंग चल रही है। इसके अलावा
अफगानिस्तान गवर्नमेंट और तालिबान इन दोनों ने एग्रीमेंट दिया है कि वो जल्दी से जल्दी पीस टॉक्स को कंक्लूड कर लेंगे और ये चीज़ एक अच्छी है, वेलकमिंग है। पर इस मॉस्को समिट में, रशिया में जो समिट हो रही है ना, मीटिंग हो रही है, इस मीटिंग में यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया, चाइना, पाकिस्तान और ये अफगानिस्तान के दोनों स्टेक होल्डर्स ये तो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बट यहाँ पर इंडिया का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो यहाँ से थोड़ा सा ये हमें सेंस आता है कि इंडिया को रशिया अब ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता है, अब यूएसए ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है। क्योंकि हमने अभी कुछ दिनों पहले एक आर्टिकल, एक न्यूज़ देखी भी थी जिसमें बताया जा रहा था कि रशिया ने तो इंडिया को एक्सक्लूड किया, जबकि यूएसए इंडिया को इंक्लूड करना चाह रहा है। क्योंकि अभी जो अफगानिस्तान, आप कहोगे कि जो अफगानिस्तान से रिलेटेड जो पीस टॉक्स होने वाली हैं इस मंथ के एंड में, उनमें इंडिया भी पार्टिसिपेट करेगा उन बातचीत में, उन डिस्कशंस में। ठीक है, तो अभी फिलहाल ये वर्ल्ड पेज पे तो इतना ही था, हम इसको रिवाइज आगे नहीं करेंगे, आगे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है वो हम देखेंगे एक्सप्लेन पेज से कि ये जो वैक्सीन वेस्टेज की जो बात की गई थी कल हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, न्यूज़ भी थी फ्रंट पेज पे कि वैक्सीन वेस्टेज बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो ये वैक्सीन वेस्टेज को हम समझेंगे, क्या वजह हो सकती है, वैक्सीन वेस्टेज कितना टॉलरेंस पावर, मतलब कितना सहन किया जा सकता है वेस्टेज को, सारी डिटेल जानेंगे वैक्सीन्स को लेकर के। ओके, आगे चलते हैं। इकोनॉमी पेज पे हम देखेंगे बॉन्ड विजिलेंट्स जो हैं वो हो सकता है कि इंडियन इकोनॉमी के रिवाइवल को कहीं ना कहीं अंडरमाइन कर रहे हो। तो यहाँ पर एक तो आपको मैं समझाऊंगा कि बॉन्ड विजिलेंट्स क्या होते हैं, और दूसरा आरबीआई की तरफ से क्या एक कंसर्न शो किया जा रहा है इस पूरे आर्टिकल में देखेंगे। क्योंकि इन्वेस्टमेंट का जो मुद्दा है ना, वो हमेशा से एक डेवलपिंग कंट्री के लिए बहुत ही ज़्यादा कंसर्निंग रहता है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इस आर्टिकल को देखेंगे। दूसरी न्यूज़ हम देखेंगे यहाँ पर डीपीआईआईटी ने अपने नॉर्म्स को चेंज किया है, जो एनआरआईज होते हैं ना, नॉन रेजिडेंट इंडियंस, उनके इन्वेस्टमेंट को लेकर के। तो वो चेंजेस क्या है और कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी भी हम यहाँ पर सीखेंगे इस आर्टिकल में। इसके अलावा हम जो लास्ट आर्टिकल डिस्कस करेंगे वो है कि जो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है वो और फिनर्जी, जो कि इजराइल बेस्ड एक इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो बैटरीज तैयार करती हैं, दोनों के बीच में जो जॉइंट वेंचर स्टैब्लिश किया जा रहा है, तो उसका कितना असर पड़ेगा ऑटोमेकर्स पे। जो भी अभी अब बात करो मारुति सुजुकी और अशोक लेलैंड, ये कहीं ना कहीं दोनों ने अभी इन जॉइंट वेंचर के साथ में अपना कोलैबोरेशन भी कर लिया कि आप हमें बैटरी सप्लाई करो, हम व्हीकल्स डेवलप करेंगे। तो टेक्नोलॉजी कौन सी है थोड़ा वो समझेंगे, और साथ में क्या फ़ायदा होगा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का रोड पे ज़्यादा चलने से, वो भी हम देखेंगे। ठीक है, अब डिटेल में देखते हैं पूरे आर्टिकल्स को। फर्स्ट आर्टिकल है चाइना को एक सिग्नल देना जिसमें इंडिया और यूएसए जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा एंगेज कर रहे हैं। और आप देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो बाइडेन ने जब से प्रेसिडेंसी संभाली है यूएसए की, उसके बाद में इनके जो ये डिफेंस सेक्रेटरी है जिनका नाम है लॉयड जे ऑस्टिन, इनकी पहली ये ओवरसीज विजिटर वो सीधे इंडिया आए हैं। तो इस चीज़ से समझ में आती है कि आज इंडिया यूएसए की रिलेशनशिप कितनी स्ट्रॉन्ग हो रही है, और दोनों कंट्रीज़ ने एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर भी दिखाई है कि हाँ हम आगे चलने के लिए तैयार हैं। कमिटमेंट भी है इनके पास में, बायलैटरल डिफेंस के साथ में दोनों इकोनॉमिकली भी एंगेज करने के लिए रेडी हैं। हमारे यहाँ से जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है उनके तरफ से इस स्टेटमेंट को डिक्लेयर किया गया है कि आज बायलैटरल डिफेंस कोऑपरेशन इंडिया और यूएसए के बीच में बहुत ज़्यादा हाइट्स पे चल रहा है, जो कि कहीं ना कहीं अपने आप में स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड कर रहा है। ओके, अब बाकी स्टेटमेंट जो ना यहाँ पे देखो ये सारे डेकोरेटिव है। हमारे लिए जो देखने वाली बात है वो है आगे वाले पेज पे देखते हैं कि इंडिया और यूएसए के बीच में बहुत सब कुछ सही चल रहा है। क्वेड की मीटिंग हुई 12 मार्च को, और उसके बाद में क्वेड की मीटिंग में हमें पता है हमारे प्राइम मिनिस्टर, यूएसए के प्रेसिडेंट, जापान और ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर्स, इनकी मतलब वर्चुअल मीटिंग हुई थी। अब आप देखोगे जब ये आ रहे थे ना यूएसए के डिफेंस सेक्रेटरी, तो इनको एक लेटर मिलता है, और वो लेटर दिया जाता है यूएसए में एक सेनेटर हैं जिनका नाम है बॉब मेनेंडेज, जो कि चेयरमैन है यूएसए के सेनेट फॉरेन रिलेशन कमेटी के। उन्होंने ये लिखा कि इंडिया अगर S-400 रशिया से परचेज करता है तो काटसा एक्ट का जो सेक्शन 231 है उसके अंडर में इंडिया पे हमें सैंक्शंस लगाने पड़ेंगे। दूसरा ये कहा है लॉयड को कि भाई आप इंडिया जा रहे हो ना, तो एक तो ये मुद्दा आप हाईलाइट करना वहाँ पर। एक बोला उस रिपोर्ट में कि आप वहाँ पर कंसर्न्स राइज करना कि जो डेमोक्रेसी है, ह्यूमन राइट्स हैं, उनको रीस्टोर किया जाए इंडिया में। अब ये मुद्दे ऐसे हैं, इन मुद्दों पर
जो इंडिया है वो अपने हिसाब से अपने रूल्स को कंडक्ट करता है। और एक डेमोक्रेसी की जब बात आई थी तो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने एक स्टेटमेंट भी दी थी जिसमें ये कहा था कि डेमोक्रेसी, इंडिया की जो डेमोक्रेसी है ना, हम उसमें वेस्टर्न अप्रूवल नहीं लेंगे कि हमें किस तरीके से आगे चलना है। तो अब ये दो मुद्दे ऐसे हैं जिनमें कहीं ना कहीं यूएसए की तरफ से इंडिया पर सवाल उठाए जा सकते हैं बस। और बाकी चीज़ों में आप देखोगे कॉपरेशन बहुत ज़्यादा देखने को मिला। जैसे एलएसी की बात करें, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जब चाइना की तरफ से एग्रेशन दिखाया गया ना तो हमें यूएसए के सैटेलाइट से बहुत हेल्प मिली थी। उसमें उन्होंने एक्यूरेसी बताई कि कितने जो आर्मरी है या फिर जो भी डिफेंस इक्विपमेंट्स है चाइना ने कहाँ कहाँ कितने ट्रूप्स को डिप्लॉय कर रखा है, वो सारी डिटेल्स यूएसए ने हमें प्रोवाइड की थी। साथ में जब ईस्टर्न लद्दाख में ये टेंशन जब चल रही थी, अभी वैसे तो पूरा स्टैंड ऑफ डिसएंगेजमेंट पूरा नहीं हो पाया, तब यूएसए के ही C-17 ग्लोब मास्टर थर्ड, इसके अलावा मिलिट्री ट्रांसपोर्ट का ये दूसरा चिनूक CH-47 हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर, अपाचे, ये भी एक आर्मरी कंटेन करने वाला एक आप कह सकते हो कि एयरफोर्स का आप कह सकते हो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला जेट है या हेलीकॉप्टर है। P-8I पॉजिडन, ये ओवरलोडेड रिकॉनेसेंस, ये सारे के सारे वो मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो इंस्ट्रूमेंट्स हैं या फिर जो एयरफोर्स के जो आप कह सकते हो व्हीकल्स हैं जिनका यूज़ किया गया ईस्टर्न लद्दाख में चाइना को रोकने के लिए। तो एंगेजमेंट यहाँ पर डिफेंस में तो बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है, बट जो S-400 वाला मुद्दा है जो हम रशिया से इंपोर्ट कर रहे हैं, और दूसरा ये जो ह्यूमन राइट्स वाला मुद्दा और डेमोक्रेसी वाला जो मुद्दा है जो कि बहुत ज़्यादा कंसर्न रखते हैं क्योंकि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट चल रही है ना अभी यूएसए में, तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं हाईलाइट तो होंगी ही। अब इन चीज़ों को कैसे हैंडल किया जाता है बायलैटरल रिलेशन में, वो देखने वाली बात है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है, हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर और पाकिस्तान के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर दोनों अभी बातचीत करेंगे और अफगानिस्तान से पीस टॉक से रिलेटेड जो बातचीत होगी उसके साइड लाइन में। देखो ऐसा नहीं है कि दोनों ने कभी आमना सामना ही ना किया हो। सार्क मीटिंग थी ना 2019 की न्यूयॉर्क में, सार्क मेंबर्स जो हैं जिनमें पाकिस्तान और इंडिया दोनों हैं, उनके फॉरेन अफेयर मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई तो उसमें इन दोनों ने एक दूसरे का आमना सामना नहीं किया था। जैसे ही हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर जी का स्पीच कंप्लीट हुआ तो ये जैसे निकले अपना स्पीच दे करके तब जाके कुरैशी एंटर हुए थे। तो बेसिकली पॉइंट क्या है, अभी देखो पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर, पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ है उनकी तरफ से जो स्टेटमेंट्स आए हैं वो एनकरेजिंग है, पीस को कहीं ना कहीं स्टैब्लिश करने की बात कर रहे हैं LOC के अक्रॉस, उसी के चलते कहीं ना कहीं इंडिया की तरफ से भी ये कदम है। ओके, रही सही में दूसरी अगर बात करें कि जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ है उनकी तरफ से कल जो स्टेटमेंट्स आए, उन परसों जो स्टेटमेंट्स आए, उन स्टेटमेंट्स में ना तो कश्मीर के मुद्दे, कश्मीर में ये कहा कि कंड्यूसिव एनवायरनमेंट क्रिएट करें जिससे कि पीसफुल को एग्जिस्टेंस इंश्योर हो सके। साथ में उन्होंने जो 5 अगस्त 2019 का जो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो चेंजेस किए गए थे कश्मीर के स्टेटस में, उस पर भी उन्होंने कोई कमेंट नहीं किया, ना उस प्रोविज़न को यहाँ पे लेकर के आए। दूसरा, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का जो रेजोल्यूशन है कश्मीर को लेकर के, उसको भी उन्होंने कॉल में अपनी बात में नहीं लाया। तो देखने वाली बात यह आगे क्या है पाकिस्तान के दिमाग में, बट एक ये कहीं ना कहीं स्कोप तो दिखाई दे रहा है जहाँ पर हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर्स की मीटिंग होने वाली है, तो ये एक अच्छे सिग्नल है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है कि व्हाट्सएप की प्रिवेसी पॉलिसी वायलेट करती है 2011 के हमारे लॉज को, ये बात कही सेंट्रल गवर्नमेंट ने, और इसके चलते फिर मैसेजिंग ऐप को अपनी जो पॉलिसी जो इम्प्लीमेंट करना था उसको होल्ड पे करना पड़ा। वो जनवरी में करने वाले थे बट उनको एक बार होल्ड पे करके और फिर बाद में अब वो कब इम्प्लीमेंट करेंगे उस पॉलिसी को, मई में जा करके। ठीक है, तो बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तरफ से कोर्ट में ये बात कही गई। तो इसमें क्या है, व्हाट्सएप ने अपने आप को डिफेंड तो ये कह के किया है कि पर्सनल जो डेटा होगा, पर्सनल जो कॉन्वर्सेशन होगी, फैमिली कॉन्वर्सेशन, बोलो उनको तो हम कहीं पे कोई इशू में लाने देंगे नहीं, हम कहीं पे कुछ नहीं यूज़ करेंगे, बट बिजनेस इन्फॉर्मेशन है उसको कुछ पर्पसेस के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। फेसबुक जो है वो मार्केटिंग के लिए यूज़ कर सकता है। तो इस चीज़ को लेकर के कहीं ना कहीं प्रिवेसी इशू को लेकर के ये मुद्दा पूरा का पूरा फंसा पड़ा है अभी, ठीक है ना। और वायलेट करने की बात करें तो इन्फॉर्मेशन देने से मना करना, उससे रिलेटेड ये प्रिवेसी कंसेंट लेने की बात है। अब इसमें क्या है कि जो भी बातचीत लिखी हुई है, जो भी कोडिंग की हुई है पॉलिसी में, जो भी कंडीशंस लिखी हुई है वो बड़ी सिंपल लैंग्वेज में है, क्लैरिटी नहीं है उनके अंदर ज़्यादा।
तो एक यूज़र को पता नहीं पड़ेगा कि उसकी कौन सी इन्फॉर्मेशन तो पिक करेगा फेसबुक। अब व्हाट्सएप क्या है, फेसबुक की तो एक सब्सिडियरी बन के रह गई ना, तो वहाँ पर फेसबुक कोई भी डेटा अगर एक्सेस करे तो जो प्रिवेसी इशू है उसको लेकर के ये पूरा केस फंसा पड़ा है। ठीक है, तो मेन जो चीज़ थी वो यही थी। बाकी आप एक बार खुद से इस पर रीड आउट या रीडिंग मार सकते हो। आगे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है कि पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी ने, जो कि फूड कंज्यूमर अफेयर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन पे काम कर रही थी, तो उस स्टैंडिंग कमेटी ने अपनी तरफ से कहा कि ये जो असेंशियल कमोडिटीज़ अमेंडमेंट एक्ट 2020 है, इसको लेटर एंड स्पिरिट में गवर्नमेंट को अभी जल्दी से जल्दी इम्प्लीमेंट कर देना चाहिए। देखो 3 फार्म लॉज है जिनको लेकर के फार्मर्स लगातार प्रोटेस्ट पे हैं और धरना देकर के बैठे हैं दिल्ली बॉर्डर पे। लगभग 113 दिन से भी ज़्यादा टाइम हो चुका है। तो लोकसभा को जब इस कमेटी ने अपनी रिकमेंडेशन दी तो इसमें ये कहा, इस कमेटी में आप देखो 13 पार्टीज़ के मेंबर्स हैं, जिसमें बीजेपी, कांग्रेस, टीएमसी, आप, एनसीपी, शिवसेना, इन सब के मेंबर्स हैं। तो कहा बोले कि ये एक्ट बहुत ही अच्छा है, हमारे फार्मर्स को कहीं ना कहीं एक एंश्योर्ड इनकम दे सकता है, जिससे क्या होगा कि उनकी जो परेशानियां हैं उससे वो बाहर निकल सकते हैं। पर साथ में ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, इन्होंने एक कुछ क्वेश्चंस भी बताए हैं कि असेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट में टॉप की बात करें, टोमेटो, ऑनियन एंड पोटैटो, ये तीनों के तीनों जो है वो आज हर एक इंडियन की डाइट में कॉमन हो चुके हैं। तो बोले एक तो इनको ध्यान में रखा जाए, दूसरा ये एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट को आप अगर इम्प्लीमेंट कर रहे हो तो आप ये भी ध्यान रखें कि जो भी एसेंशियल कमोडिटीज़ की लिस्ट में कंसिडर किया गया है उसकी प्राइस राइज ज़्यादा ना हो जाए। नहीं तो इन्फ्लेशन या फिर महंगाई ज़्यादा बढ़ गई है ना, तो फिर वो कंज्यूमर के लिए घाटे की चीज़ हो जाएगी। तो यहाँ पर पॉइंट जो आ रहा है वो ये, एक्ट इम्प्लीमेंट करो, फार्मर्स को फ्रीडम प्रोवाइड करो, बट कंज्यूमर्स की प्रोटेक्शन को भी ध्यान में रखो। ये चीज़ कही जा रही है इस पूरी न्यूज़ में, जो कि वाकई में बहुत सही, क्योंकि प्राइस राइज नहीं होने चाहिए एसेंशियल कमोडिटीज़ के। ठीक है, बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि किसानों को फ़ायदा भी ना पहुंचे, उस पर भी काम करने की ज़रूरत है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है, डेडली ड्रग रेजिस्टेंट सुपर बग फाउंड इन वाइल्ड इन अंडमान। देखो, डेडली हॉस्पिटल पैथोजन, एक ऐसा पैथोजन जो कि वाकई में बहुत ज़्यादा डेडली है। अगर एक बार किसी को इन्फेक्शन हो गया ना तो फिर वो कहीं ना कहीं डेथ का कारण बन सकता है, और उसका नाम है कैंडिडा ऑरिस, सी ऑरिस इसका आगे नाम लिखा हुआ मिलेगा। तो पहली बार एक तरीके से आइडेंटिफाई किया गया है कि एनवायरनमेंट में भी इसकी प्रेजेंस है, और वो भी कहाँ पे, साउथ अंडमान डिस्ट्रिक्ट में, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड टेरिटरी में ये मिला है। तो मेन जो बात है ना वो ये कि ये कैंडिडा ऑरिस का एनवायरनमेंट में मिलना, ये कहीं ना कहीं कंसर्न्स को शो कर रहा है कि इसने अपने आप को इम्यून बना लिया है, अडेप्ट कर लिया है जो भी क्लाइमेट चेंज या फिर ग्लोबल वार्मिंग के इश्यूज़ हैं उनके साथ में। क्योंकि ये कहा जाता है कि जो कैंडिडा ऑरिस या फिर सी ऑरिस, आगे हम पढ़ेंगे इसको, तो ये एक फंगस है बेसिकली। ठीक है, ये पैथोजन इसलिए बोल रहे क्योंकि ये बीमारियां फैला रहा है। ठीक है, तो बोले ये फंगस जो है वो एक ह्यूमन बॉडी में ही सर्वाइव नहीं कर सकता। बॉडी में क्यों सर्वाइव नहीं कर सकता, बोले बॉडी का टेम्परेचर, इंटरनल टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, तो हाई टेम्परेचर पे फंगस नहीं रह सकती। बट जो इसने खुद का म्यूटेशन किया है, खुद में जो चेंजेस लाए हैं ना, तो इसके चलते ही ये पैथोजन है जल्दी से ख़त्म नहीं होगा। और इसी के चलते आप देखोगे ये जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है वहाँ पर, या फिर अंडमान एंड निकोबार की अगर बात करें तो वहाँ पर बहुत सारे मार्शेज हैं। मार्शेज का मतलब पानी से भरी हुई जगह पर ज़्यादा गहरी नहीं हो, है ना। साथ में मरीन एनवायरनमेंट, चारों तरफ जो मरीन एनवायरनमेंट है वहाँ पे पानी पानी है समंदर का, उसके आसपास में, तो वहाँ पर इसका मिलना वो अपने आप में बहुत ही एक कंसर्निंग इशू है। साथ में हॉस्पिटल के एनवायरनमेंट में तो ये कहीं ना कहीं सर्वाइव कर पा रहा था कि हॉस्पिटल के आईसीयूज़ में या फिर कहीं पर भी कोई भी इक्विपमेंट पड़ा है वहाँ पर इस पैथोजन का मिलना कॉमन था। पर अब इसका एनवायरनमेंट में भी मिलना एक बहुत बड़ा एक इशू और एक बहुत बड़ी बात है, अपने आप में ये रिपोर्ट डिस्क्लोज की जा रही है। पहली बार ये जो सी ऑरिस था ना, इसको 2009 में आइडेंटिफाई किया गया था जापान में एक पेशेंट में। ठीक है, ये फंगस है ना अब 40 कंट्रीज से भी ज़्यादा में फैल चुका है, 5 कॉन्टिनेंट्स में। ठीक है ना, और साथ में ये एक इमर्जिंग पैथोजन है जिसकी वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इवन इसकी जो फर्टिलिटी रेट है वो भी बहुत ज़्यादा है। हाँ, अगर किसी इंडिविजुअल में इम्यूनो सिस्टम अगर कॉम्प्रोमाइज्ड है, मतलब अगर इम्यूनिटी सिस्टम ढंग से काम नहीं कर रहा,
जैसे कि कैंसर से कैंसर का कोई पेशेंट है, उसने कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी ली तो इम्यूनिटी बहुत डाउन हो जाती है। ऐसे पेशेंट्स को अगर इसने इन्फेक्ट कर दिया ना तो फैटेलिटी रेट बहुत ज़्यादा हो जाती है, डेथ बहुत ज़्यादा होती है। अभी तो आप देखोगे ज़्यादातर इन्फेक्शन जो है वो यूएसए और यूके जैसे कंट्रीज़ में ही प्रेवलेंट है, बट इंडियन हॉस्पिटल्स भी ऐसा नहीं है कि कुछ कम है, पर फिर भी एक स्कोप क्या है, आईसीयू के एरिया में ज़्यादा मिलता है ये पैथोजन, क्योंकि वहाँ पर रेगुलेटेड मैनर में होता है ना, पूरा टेम्परेचर भी एसी रहता है एनी टाइम, तो इस वजह से वहाँ पे सर्वाइव कर पाता है। ओके, और दूसरी तरफ अगर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ ना हो रखा हो, इम्यून सिस्टम अगर कॉम्प्रोमाइज़ मतलब वीक ना हो, थोड़ा बहुत भी सप्रेस्ड है ना, तो भी बहुत ज़्यादा परेशानियों का कारण बन सकता है ये सी ऑरिस। ठीक है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि रिसेंटली सी ऑरिस या फिर कैंडिडा ऑरिस न्यूज़ में था, ये क्या है? ये एक तरीके की फंगस है जो कि बहुत ज़्यादा डेडली साबित होती है, और सबसे बड़ी बात, ये एक सुपर बग है। कौन सा? ड्रग रेजिस्टेंट सुपर बग, जिसका कोई इलाज ही नहीं, लाइलाज बीमारी फैलाने वाली फंगस है ये, जो कि अंडमान एंड निकोबार के जो फॉरेस्ट एरियाज हैं, मरीन डाइवर्सिटी है, मरीन एरियाज है, वहां पर भी मिले हैं। तो क्वेश्चन बन सकता है कि भाई ये केवल हॉस्पिटल एरिया में या केवल एनवायरनमेंट में मिलता है? जी नहीं, आर्टिफिशियल एरियाज में भी मिलता है, तो अब नेचुरली भी मिलता है। और इसकी वजह क्या है? जो इसने खुद को म्यूटेट कर लिया, खुद को चेंज कर लिया चेंजिंग सर्कमस्टांसेस के साथ में, तो इसकी वजह से क्या है, बहुत ज़्यादा घातक हो जाएगा ये। अब इसमें होता क्या है, ये सी ऑरिस जो है ना, ये ब्लड वेसल्स में अगर एंटर कर जाता है ना किसी पेशेंट के, वहाँ फिर प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू कर देता है। और ब्लड वेसल्स में मान लो आप वैक्सीन ले रहे हो तो उसकी सीरिंज भी लगा हुआ हो, या फिर जैसे आईसीयू की बात ही करें तो वहाँ पर जो कैथेटर लगाई जाती है ना, ड्रिप लगाने के लिए जो एक सुई सी निडल जो लगाई जाती है, उस कैथेटर के टिप पर भी हो सकता है ये फंगस। अब आइडेंटिफाई तो हो ही नहीं सकता ना, बिल्कुल माइक्रोन्स में इनकी डायमेंशन होती है। तो पॉइंट यहाँ पर ये है कि इसका एनवायरनमेंट में मिलना भी अभी आइडेंटिफाई हो चुका है। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं हमें ध्यान रखनी है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल है, अंडरस्टैंडिंग वैक्सीन वेस्टेज, ये एक्सप्लेन पेज से हैं। देखो, चीफ मिनिस्टर के साथ में हमारे प्राइम मिनिस्टर की जो मीटिंग हुई, उसमें उन्होंने बोला कि वो लोग कोविड-19 के लिए जो इनोकुलेशन ड्राइव चल रहा है ना, जो टीकाकरण का जो प्रोग्राम चल रहा है, उसमें वेस्टेज बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो उस वेस्टेज को हमें करेक्ट करने की ज़रूरत है, जिससे कि एक तो सप्लाई साइड में प्रॉब्लम ना आए, और दूसरी डिमांड जहाँ पर है वहाँ पर उस मतलब जो बेनिफिशियरीज़ हैं उनको वैक्सीनेशन टाइम पे प्रोवाइड किया जाए। तो सबसे पहली बात तो है वैक्सीन वेस्टेज होता क्या है। वेस्टेज का मतलब तो आप जानते ही हो, ख़राब हो जाना वैक्सीन का। ठीक है, वैक्सीन वेस्टेज एक एक्सपेक्टेड कंपोनेंट है। देखो, ये चीज़ तो है ही, जब आप घर में बहुत सारा कुछ काम करते हो तो कुछ ना कुछ गड़बड़ तो थोड़ा बहुत मार्जिन तो होता ही है, एक्यूरेसी पूरी नहीं आती। सिमिलरली एक लार्ज वैक्सीन ड्राइव, वो भी इंडिया जैसे कंट्रीज़ में अगर चल रही हो, तो वैक्सीन वेस्टेज मतलब वैक्सीन का ख़राब होना तो लाजमी बात है, पर वो भी एक लिमिट में अगर हो तब तक तो ठीक है, बट लिमिट्स के बियॉन्ड चली जाए तो वो परेशानी का कारण बन जाती है। साथ में अगर वैक्सीन वेस्टेज अगर लगातार होता रहता है और ज़्यादा हो जाता है, तो उसकी वजह से वैक्सीन की डिमांड को पूरी ना करना बहुत मुश्किल हो जाता है, और फिर ज़्यादा सप्लाई इंश्योर करनी पड़ती है, और ज़्यादा सप्लाई इंश्योर करने पे फिर खर्चा भी बढ़ जाता है। तो एक्सचेकर, दैट मीन्स गवर्नमेंट की जो खजाने हैं वो पहले ही खाली हैं, और फालतू वेस्टेज में चले जाए तो क्या फ़ायदा है। वैक्सीन वेस्टेज की अगर बात करें, इसका सीधा लिंक होता है वैक्सीन का यूज़ कितना हो रहा है। मतलब जैसे जैसे वैक्सीन का यूज़ होता चला जाता है, वैसे वैसे वेस्टेज भी इंक्रीज होता चला जाता है। इसमें बेसिकली वैक्सीन वेस्टेज को कैलकुलेट किया जाता है कि 100 यूनिट आप देखो वैक्सीन की, उसमें से यूज़ कितना किया गया उस रेट को आप माइनस कर दो, उसके हिसाब से फिर कैलकुलेट होती है, और फिर उसी से कहीं ना कहीं डिटरमाइन किया जाता है वेस्टेज फैक्टर। कि वेस्टेज फैक्टर अगर आपको पता पड़ जाए तो अल्टीमेटली आपको क्या, एक प्लान बनाने में प्रॉब्लम नहीं आती कि कौन सी डेट को कहाँ पर कितने पेशेंट्स को वैक्सीनेशन देनी है। तो वो प्लान करने के लिए वेस्टेज फैक्टर पहले कैलकुलेट किया जाता है, तो वो प्लान अच्छे से हो जाएगा। तो फिर मान लो कि अब अगर कहीं पर मान लो सतारा में कहीं पे हो आप, महाराष्ट्र में, राइट, तो इस रीजन में वहाँ पर कितने लोगों को एक दिन में वैक्सीनेशन प्रोवाइड करनी है, ठीक है, तो उसके लिए ये जो वैक्सीनेशन वेस्टेज फैक्टर है ना, इसको कहीं ना कहीं कैलकुलेट करना ज़रूरी हो जाता है।
तो सबसे पहले ये वेस्टेज फैक्टर को कैलकुलेट करना देखते हैं और अभी जो ऑनगोइंग प्रोग्राम है उसमें क्या काम हो रहा है। देखो, कभी भी कोई वैक्सीन ड्राइव अगर कंडक्ट होती है तो उसमें वेस्टेज मल्टीपल फैक्टर को कैलकुलेट किया जाता है और उसका कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, WMF इज इक्वल्स टू 100/100 माइनस वेस्टेज। वेस्टेज कितना हो रहा है उसको 100 में से घटा दो और उसका फिर 100 में भाग दे दो, तो ऐसे करके जो फाइनल कैलकुलेशन आ जाएगी वो आ जाएगी आपकी WMF, दैट इज वेस्टेज मल्टीपल फैक्टर। लिख लेना आप, ये ऐसे क्वेश्चन प्रीलिम्स में आ जाते हैं कई बार। ठीक है, तो वेस्टेज मल्टीपल फैक्टर की अगर बात करें तो अभी करंट चल रहा है 1.11%, 11 चल रहा है 1.11, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से, सेंट्रल गवर्नमेंट जो गाइडेंस दी है। अब इसका मतलब क्या हो गया कि अगर 10% वैक्सीन वेस्ट हो रहे हैं, दैट मीन्स वेस्टेज मल्टीपल फैक्टर कितना हो जाएगा, 100 डिवाइडेड बाई 100 माइनस 10 इज इक्वल्स टू 1.11। इसका मतलब 10% जितना भी, मान लो 100 वैक्सीन दिए जा रहे हैं तो उनमें से अगर 10 वैक्सीन खराब भी हो जाते हैं तो कोई चिंता वाली बात है नहीं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस टॉलरेंस को तो एक्सपेक्ट कर रखा है, पर फिर भी उससे ज़्यादा अगर हो जाए तो फिर कहीं ना कहीं चिंता का कारण बन जाती है। साथ में कोई भी एरिया में कितने नंबर ऑफ कोविड वैक्सीन की ज़रूरत है ना, और उस एरिया में और मंथ वाइज टाइम भी साथ में देखें तो उसको बोलेंगे हम रिक्वायरमेंट। अब रिक्वायरमेंट कैसे कैलकुलेट होती है उसका तरीका देखो, वो किसी भी स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, सेक्टर, किसी भी एरिया के लिए कैलकुलेट किया जा सकता है। उसमें देखा क्या जाएगा, नंबर 1, टोटल पॉपुलेशन टू बी कवर्ड इन द कैचमेंट एरिया, चाहे वो स्टेट है या फिर वैक्सीन आप डिस्ट्रिक्ट में ले रहे हो, जिस भी एरिया में दे रहे हो, तो वहां पर कितनी पॉपुलेशन को आप वैक्सीन देने वाले हो वो लिखो सबसे पहले। उसको मल्टीप्लाई करो परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन, मतलब टोटल पॉपुलेशन का कितना हिस्सा है वो पॉपुलेशन, उस परसेंटेज को कैलकुलेट करो और फिर उसको आप डिवाइड कर दो कितने मंथ का कैंपेन चलेगा, कितने महीनों तक आप उनको वैक्सीनेशन देने वाले हो गया। फिर उसको बंद कर दो ब्रैकेट को, फिर उसको मल्टीप्लाई कर दो 2 डोजेज से, क्योंकि एक इंडिविजुअल को 2 डोज दी जाएगी, और साथ में आप मल्टीप्लाई कर दो WMF को। अब WMF से क्या आइडिया लग जाएगा कि वैक्सीन वेस्ट कितना होने वाला है, मतलब फालतू कितना जाने वाला है, तो ओवरऑल रिक्वायरमेंट आपकी कैलकुलेट हो जाएगी। तो ये 2 फॉर्मूलाज है जिनके बेसिस पे वैक्सीन ड्राइव जो है वो की जाती है। अब वैक्सीन वेस्टेज होता कैसे है वो देखते हैं। देखो, 2 कैटेगरीज होती हैं वैक्सीन का वेस्ट होने का। एक तो तरीका है अनओपन्ड वाइल्स और एक होता है ओपन वाइल। वाइल का मतलब होता है जो सीसी होती है ना, जिसमें इंजेक्शन आता है, जिसमें वो कंटेंट होता है वो। तो जो अनओपन्ड वाइल्स हैं इसके खराब होने के 6 तरीके हो सकते हैं। या तो एक्सपायरी डेट निकल जाए, या फिर वैक्सीन है उसको ज़्यादा हीट में रख दिया जाए, या फिर वैक्सीन जम जाए, या फिर बॉटल टूट जाए, या फिर हो सकता है कि वैक्सीन की चोरी हो जाए या फिर मिस हो जाए। इसके चलते दूसरा अगर हम देखें कि वैक्सीन वाइल अगर ओपन हो गई, एक बार खुल गई, मतलब एक बार वैक्सीन को किसी पेशेंट को दे दिया गया एक सीसी में से निकाल करके, तो उसकी वजह से वेस्टेज होने के 5 तरीके हो सकते हैं। जैसे कि मान लो एक सीसी में 6 डोजेज 6 जनों को वैक्सीनेट किया जा सकता है, पर आपने 10 जनों को वैक्सीनेट किया जा सकता है, उसमें से आपने 6 को वैक्सीनेट किया और 4 को नहीं किया, और आपको पता पड़ा कि आप 4 घंटे तक ही उसको सीसी को एकदम प्रोटेक्टेड मैनर में रख सकते हो, बट वैक्सीन लगवाने वाले ही 6 जने आए तो 4 जने नहीं आ पाए ना, तो इसकी वजह से क्या हो गया, 4 वैक्सीन के जो डोसेज हैं वो तो वेस्ट चली गई ही नहीं, आपको फेंकना पड़ेगा, बोतल खुल गई वो। ठीक है, साथ में अगर नंबर ऑफ डोसेज जो टारगेट की गई है वो अगर पूरी नहीं की जा रही है, इसके अलावा कि ओपन वाइल्स को अगर पानी में कहीं पे पानी लग जाए, उसके पानी में डूब जाए तो, या फिर कोई कंटैमिनेशन, कोई गंदगी लग जाए तो, या फिर पुअर वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन प्रैक्टिसेस, जैसे कि अभी हम देख रहे हैं, अभी जो मुद्दा है वो पुअर वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन का ही मुद्दा यहाँ पर निकल के आ रहा है। ठीक है ना, तो इसमें देखो बात क्या आ रही है, वेस्टेज बहुत ज़्यादा हो रहा है, और इसकी वजह क्या हो रही है यहाँ पे आगे समझाया जा रहा है। तेलंगाना का इधर का एग्जाम्पल दिया जा रहा है कि एक जो वैक्सीन वाइल है ना, उसमें 10 जनों को वैक्सीनेशन एक साथ, मतलब 10 जनों को टीका लगाया जा सकता है, पर हो क्या रहा है कि 10 जनों का वेट ना करके और वहां पर इंजेक्शन दे दिया जाता है 6 जनों को। अब फिर बाद में पता पड़ा कि उस पूरे दिन में या फिर एक 4 घंटे का टाइम टेन्योर है एक वाइल का यूज करने का, उस 4 घंटे के अंदर और 4 जने नहीं आए, तो क्या होगा, वो जो वाइल है उसमें बची हुई 4 डोसेज है ना, वो खराब हुई कि नहीं। ऐसे फिर बाद में वैक्सीन वेस्टेज बढ़ता चला जा रहा है। साथ में दूसरा क्या है, इनएक्सपीरियंस का भी मुद्दा बताया जा रहा है। इनएक्सपीरियंस का कैसे कि एक वैक्सीन वाइल, देखो ये शीशियां हैं आपके सामने, ठीक है ना, इस तरीके से
अब एक सीसी में से 10 जनों को वैक्सीनेशन दिया जा सकता है, बट जो इनएक्सपीरियंस बंदा है ना, वो क्या करेगा, कभी ज़्यादा ले लेगा, कभी वो सिरिंज में से निकालेगा, तो ऐसे करके वो 10 की जगह 5, 6 या 7 तक को ही वैक्सीनेट कर पाता है। जबकि एक एक्सपीरियंस ट्रेंड अगर कोई भी इंडिविजुअल है जो इस वैक्सीनेशन ड्राइव में काम कर रहा है, तो वो 10 पेशेंट की बजाय 11 पेशेंट्स तक भी वैक्सीनेट कर सकता है। तो यहाँ पर ट्रेनिंग की भी कमी दिखाई जा रही है, तो उस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, मुद्दा आई होप आपको समझ में आ गया होगा, बाकी एक बार आप खुद से और रीड आउट कर लेना। आगे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है वो है कि आरबीआई के द्वारा बोला जा रहा है कि बॉन्ड विजिलेंस है ना, वो हो सकता है कि हमारी इकोनॉमिक रिवाइवल को अंडरमाइन करे और पैसे को निकाल ले। बेसिकली बॉन्ड विजिलेंस वो लोग होते हैं जो ये देखते हैं कि किसी भी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन कितना बढ़ रहा है, ठीक है, फिस्कल डेफिसिट उस कंट्री का कितना ज़्यादा राइज हो रहा है, मतलब कि उस इकोनॉमी में कितना ज़्यादा रिस्क बढ़ रहा है। तो उसमें क्या करते हैं वो बॉन्ड विजिलेंस, कि मतलब बॉन्ड विजिलेंस क्या करेंगे, उस इकोनॉमी से अपना इन्वेस्टमेंट बाहर खींच ले जाएंगे। तो यही कंसर्न यहाँ पर आरबीआई के द्वारा दिखाया जा रहा है कि अभी कोविड-19 के चलते फ्लक्चुएशंस बहुत सारी हो रही हैं, बट एक साइड जो देखो, आजकल फिस्कल स्टिमुलस देखो गवर्नमेंट कितना दे रही है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की तरफ से जो रेपो रेट है उसको भी अब बढ़ाया नहीं जा रहा है, अभी तक एक बार रोका जा रहा है। डिमांड जो कि एक बार रुकी हुई थी, पेंटअप का मतलब होता है रुकी हुई डिमांड, ठीक है, तो वो भी अब धीरे धीरे राइज हो रही है। वैक्सीन भी अब लोग लगवा रहे हैं, तो अब जो इकोनॉमी है वो अच्छा खासा परफॉर्म कर रही है। बट अभी प्रॉब्लम क्या हो रही है कि इन्फ्लेशन का जो मुद्दा है वो थोड़ा सा फ्लक्चुएट कर रहा है। तो इसके चलते जो विजिलेंट बॉन्ड होल्डर्स हैं वो क्या करते हैं, वो कहीं ना कहीं अपने पैसे को निकालने के लिए रेडी हैं। ओके, अब दूसरी तरफ यूएसए की तरफ हम देखें तो वहाँ पर बॉन्ड यील्डिंग ज़्यादा हो रही है। अब यूएसए में बॉन्ड यील्डिंग ज़्यादा हो रही है, और सुबह हमने एडिटोरियल में डिस्कस भी किया था कि यूएसए में अभी क्या इशू चल रहा है। यूएसए का जो सारा मुद्दा है वो ये कि वहाँ पर फेडरल रिजर्व ने अभी फ़िलहाल तो इंटरेस्ट रेट्स को राइज करने के लिए नहीं कहा, बट इंटरेस्ट रेट्स अगर राइज होती हैं तो फिर बाद में यूएसए में जो इन्वेस्ट करेगा बंदा, वो इंडिया जैसे इमर्जिंग मार्केट की तरफ क्यों अट्रैक्ट फील करेगा। तो इसलिए भी कहीं ना कहीं हमारे यहाँ से जो एफपीआई आती है ना, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, वो कहीं ना कहीं निकाल करके अब यूएसए की तरफ जा रहा है। इसी को कहीं ना कहीं कंसर्न में लिया जा रहा है राइटर के आरबीआई के द्वारा, कि जो बॉन्ड विजिलेंस है ना, वो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हैं कि भाई रिस्क कहाँ पर कम है। अब डेवलप्ड कंट्रीज़ को अगर डेवलपिंग कंट्रीज से कंपेयर करोगे तो डेवलप्ड तो कहीं ना कहीं अच्छा परफॉर्म करेंगे ना। तो इंडिया से फिर पैसा निकालना अभी जो निकल रहा है, सेंसेक्स का डाउन जाना बार बार में, ठीक है, उसकी वजह क्या है कि कहीं ना कहीं वो ये जो बॉन्ड विजिलेंस है ना, ये अपने पैसे को स्पीड से निकालने की कोशिश करते हैं। और साथ में हमने ये भी देखा था कि इंडिया में बॉन्ड यील्ड है वो भी बढ़ गई। अब बॉन्ड यील्ड जब बढ़ जाती है ना, तो बॉन्ड की प्राइस रिड्यूस हो जाती है। अब बॉन्ड की प्राइस रिड्यूस हो जाती है तो फिर कैपिटल मार्केट से कंपनियों का पैसा उठाना महंगा हो जाता है। तो ऐसे में क्या हो गया, एक कंपनी के लिए मुश्किल हो गया, और बॉन्ड की प्राइस जब डाउन चली गई तो उस केस में फिर लोग इन्वेस्ट क्यों करेंगे, समझ गए। तो इसी वजह से हमारे यहाँ पर बॉन्ड यील्ड राइज होने के चक्कर में तो क्या हो रहा है, यहाँ से पैसा निकाल दिया जा रहा है, और उसी के काउंटर यूएसए में बॉन्ड यील्ड राइज होती है तो वहाँ पर वो लोग जाकर के पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो ये क्या है, पूरा मुद्दा है कि इंडिया की इकोनॉमिक रिकवरी को अंडरमाइन कहीं ना कहीं किया जा रहा है इन बॉन्ड विजिलेंट्स के द्वारा। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज है डीपीआईआईटी, दैट मीन्स डिपार्टमेंट फॉर द प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। डीपीआईआईटी ने अपने कुछ नॉर्म्स में चेंज किया है, और उस नॉर्म में क्या किया है, जो नॉन रेजिडेंट इंडियंस हैं जिन्होंने इंडिया में इन्वेस्ट कर रखा है और उनकी जो इनकम है जो कि नॉन रिपेट्रिएशन बेसिस पे उनकी इनकम हो रही है, मतलब ये कि एनआरआईज हैं, उन्होंने इंडिया में अपने दाम लगा रखे हैं, इन्वेस्ट कर रखा है, और वो जो पैसा है ना वो इंडिया में घुमा रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो पैसा निकाल करके अपने रेजिडेंट कंट्री में लेकर के जा रहे हैं, जहाँ पे यहाँ पे मान लो एनआरआई है यूएसए का, ठीक है, यूएसए में अभी रेजिडेंट है, वो रह रहा है, तो वो जो इंडिया में पैसा अगर लगा देगा और इंडिया में कमाया हुआ पैसा इंडिया में ही फिर से लगा रहा है और उस पैसे को यूएसए में नहीं लेकर के जा रहा, तो इसको क्या बोल देंगे, नॉन रिपेट्रिएशन बेसिस पे इन्वेस्ट करना। ठीक है, तो इसको अभी तक क्या कहा जा रहा था, इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को आपको मैं फिर से समझाता हूं, थोड़ा आप समझना
कि मान लो कोई एनआरआई है जो कि यूएसए में रहता है, बट उसने इन्वेस्ट कर रखा है इंडिया की एक फर्म में, इंडिया में ही लोकेटेड है वो फर्म, और उस फर्म से वो पैसा कमाता है, और इस फर्म की ऑनरशिप इस एनआरआई के पास में ही है, कंट्रोल भी इस एनआरआई के पास में ही है, और अब ये एनआरआई इस कंपनी से पैसा निकाल करके इंडिया की दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट करता है। तो इस तरीके का इन्वेस्टमेंट है ना, इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो अभी तक तो क्या था कि एनआरआईज जो भी नॉन रेपेट्रिएशन मनी को यहां पे इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे थे उसको इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कंसिडर किया जा रहा था, बट अभी जो नॉर्म्स चेंज कर दिए उसमें क्या बोला जाएगा, इनको जो नॉन रिपेट्रिएशन मनी होगी ना, जो एनआरआईज यहां पे इंडियन कंपनीज में इन्वेस्ट करेंगे, अब उसको एफडीआई के अंडर काउंट किया जाएगा। आप ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है ये, इस पे कई बार क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। साथ में अभी ये जो ऑलरेडी जो एनआरआईज का इन्वेस्टमेंट है ना इंडिया में, अगर वो डाउन स्ट्रीम में अप्लाइड है, डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है कि जो सीधा कंज्यूमर से रिलेटेड जो भी फैसिलिटीज हैं, जो भी कंपनीज हैं, देखो एक तो अपस्ट्रीम होती है, एक डाउन स्ट्रीम होती है। जैसे कि ऑयल या क्रूड ऑयल या गैस की बात करें, क्रूड ऑयल या गैस में अपस्ट्रीम तो कौन सी हो जाएगी, जहां पर आप कोई एरिया में सर्वे करो, रिसर्च करो और फिर उसके बाद में वहां पे प्रोडक्शन करो, तो ये तो हो गया अपस्ट्रीम। अब उस क्रूड ऑयल को आप सप्लाई कर दोगे किसी रिफाइनरी के एरिया में, अब रिफाइनरी जो है वो रिफाइन करके पेट्रोल डीजल के जो प्रोडक्ट निकलेंगे उनको सीधा कंज्यूमर को सेल आउट करेगी, तो ये हो गया डाउन स्ट्रीम। तो यहां पे डाउन स्ट्रीम में अगर पैसा इन्वेस्ट कर रखा है ना एनआरआई ने, तो उसको तो पहले से ही एफडीआई का टैग मिलता था, बट अब जो है वो कहीं ना कहीं जो ये नॉन रिपेट्रिएशन बेसिस पे जो भी इन्वेस्टमेंट करेगा एनआरआई, उसको भी अब एफडीआई ही कंसिडर किया जाएगा। तो ओवरऑल क्या हो गया, एनआरआईज का इन्वेस्टमेंट इंडिया में जो भी है उसको अब एफडीआई की कैटेगरी में कंसिडर किया जाना शुरू कर दिया है। ये नोटिफिकेशन डिक्लेयर किया है किसने, डिपार्टमेंट फॉर द प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के द्वारा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के साथ में जो इजराइल की कंपनी है फिनर्जी, इनके साथ में जो जॉइंट वेंचर लॉन्च किया है, तो इससे क्या होगा, बैटरी प्रोडक्शन किया जाएगा और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जो प्लान है उसको एक बूस्ट मिलेगा। देखो स्टेट ऑन्ड मतलब सरकारी कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने जॉइंट वेंचर शुरू किया है। अच्छा, अब इसमें काम किया जाएगा, एक तो ये कि एल्यूमिनियम एयर टेक्नोलॉजी बेस्ड बैटरी सिस्टम तैयार की जाएगी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए, साथ में स्टेशनरी स्टोरेज और इसके अलावा हाइड्रोजन स्टोरेज सॉल्यूशन भी तैयार किए जाएंगे। ये 3 इनके प्लान है। अशोक लेलैंड और मारुति सुजुकी ने देखो ऑलरेडी एग्रीमेंट कर लिया है। तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि एल्यूमिनियम एयर बैटरी होती क्या है। देखो एल्यूमिनियम एयर बैटरी एक तरीके से लोअर कॉस्ट और मोर एनर्जी डेंस ऑल्टरनेटिव है लिथियम आयन बैटरी का, जो आप मोबाइल फ़ोन्स में, लैपटॉप्स में ये यूज़ करते हो ना, ये लिथियम आयन बैटरी होती है। तो उसका एक ऑल्टरनेटिव के तौर पे ये बैटरी तैयार की जा रही है। इसमें क्या होता है, एल्यूमिनियम एयर बैटरी में एल्यूमिनियम की बहुत सारी लेयर बनी रहेंगी और उसमें जो एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन अवेलेबल है उस ऑक्सीजन का यूज़ किया जाएगा, और यहाँ पर जब ये ऑक्सीजन इस एल्यूमिनियम प्लेट से टकराएगी तो ये कन्वर्ट हो जाएगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड में, और एल्यूमिनियम ऑक्साइड में कन्वर्ट होने के बाद में क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस, और उसी इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ किया जाएगा फिर व्हीकल के द्वारा। ठीक है ना। तो ये जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन है ना, इसकी रिएक्शन कराई जाएगी किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ में, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन जो कि लेयर्स में होगा। ठीक है, और फिर ऑक्सीडेशन होगा तो उसके बाद में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगी, और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी तो इससे फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल को एनर्जी मिल जाएगी। अब देखो, अब यहाँ पर मेन जो मुद्दा है वो ये कि ये जो एल्यूमिनियम एयर बैटरी होंगी ना, इनको रिचार्ज नहीं किया जा सकता। जैसे कि हम मोबाइल की बैटरी को रिचार्ज कर सकते हैं ना, रिचार्ज नहीं किया जा सकता। इनमें तो क्या होगा, एक बार बैटरी यूज हो गई तो फिर उसके बाद में बैटरी को रिप्लेस ही करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या होगा, स्वैपिंग स्टेशंस बनाने पड़ेंगे कि हाँ जी बैटरी, नई बैटरी चाहिए तो पुरानी दे दो, नई ले लो। ठीक है, तो एक तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर में एडवांसमेंट लाना पड़ेगा। पर फायदा क्या है एल्यूमिनियम एयर बैटरी का, कि एक बार एक बैटरी अगर फुल चार्ज है ना तो वो 400 किलोमीटर तक चल जाता है, जबकि लिथियम आयन बैटरी फुल चार्ज होने के बाद में केवल 150 से 200 किलोमीटर ही चल पाती है। तो जो हैवी व्हीकल्स है ना, उनके लिए ये बेटर ऑप्शन है। और दूसरा, अगर बैटरी से बैटरी रिप्लेस हो जाए ना, और अगर प्रॉपर सप्लाई इनकी इंश्योर कर दी जाए तो ये टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं है। जस्ट खोला बैटरी को, रिप्लेस किया, चलो भाई अपने रास्ते वापस आगे बढ़ो। तो ये भी कहीं ना कहीं काम किया जा सकता है। तो बेसिकली ये टेक्नोलॉजी है जो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, एल्यूमिनियम एयर बैटरीज। इसमें क्या होगा,
एयर की ऑक्सीजन को यूटिलाइज किया जाएगा और ये जो ऑक्सीजन है ये एक रिएक्शन करेगी एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के साथ में, और उसमें फिर बाद में ऑक्साइड जो है वो एल्यूमिनियम के साथ में जैसे ही रिएक्शन करेगा तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी और उसी के बेसिस पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मूव करना शुरू कर देंगे। तो इतना ही था डिस्कशन में, आज बहुत लेंदी हो गया। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।